नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश सेवा दल के प्रदेश महामंत्री सतीश तिवारी जी। तो आइए नमस्कार। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैम। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दादा का लल्ला बैठा निठल्ला, ये आपका स्लोगन है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस हिसाब से कैंट की राजनीति 35 सालों से जी, रोहाणी परिवार में अधीन है, जनता उस पर भरोसा कर रही है। जी, रोहाणी जी का अपना काम करने का तरीका था। वो एक दूसरी विधानसभा के रहने वाले थे। जब वो जेडीए के अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने कैंट विधानसभा में अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ घोषित अघोषित रूप से लगातार जाना आना शुरू किया। हुँ, जनता के बीच में गए और वो विधायक भी बन गए। अब वो कैसे बने, किन साजिशों और षड्यंत्रों का परिणाम था उनका चुनाव जीतना, वो कैंट की जनता और शहर की जनता जानती है। फिर भी उन्होंने जबलपुर की राजनीति को प्रदेश की राजनीति में स्थान पहुंचाया। बावजूद अशोक रोहाणी जी उनके बेटे, सिर्फ संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत के बाद, जब जिन हालात में उनकी डेथ हुई, सवेरे जबलपुर हॉस्पिटल की नोटिस आती है कि दादा नहीं रहे। उसके बाद डॉक्टर धीरावानी कैमरे में आते हैं और कहते हैं कि अभी दादा हैं और उनकी प्रक्रिया ठीक ठीक जांच चल रही है और उनको स्वस्थ होने की संभावना है। इसके बाद फिर नोटिस आता है कि उनकी अंतिम सांस विदा हो चुकी है। घोषणा होती है कि अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या कारण था कि उसी दिन उनका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत पड़ गई और पूरा चुनाव सहानुभूति के एक लहर में बदल गया। एक बड़ा नेता, इस मध्य प्रदेश का विधानसभा का उपाध्यक्ष, जिन हालातों में उनकी मृत्यु हुई या जो घोषित अघोषित रूप से परिस्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने इस संदर्भ में ना कोई चर्चा की, ना उस पर कोई बात हुई। सिर मुड़ा के पहला विधानसभा जीत जाने वाले अशोक रोहाणी कभी भी राजनीतिक मान्यताओं के अनुसार वो काम नहीं कर पाए जो एक विधायक को करना चाहिए। रांझी की और कैंट विधानसभा की जो हालात हैं, वो एक विधायक जो इतना बड़ा नाम कमा चुका है, जिसे जनता इतनी बार विश्वास दे चुकी है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्याएं भी हुई। उस रांझी के क्षेत्र में गली गली नशे की चीज़ें बिक रही हैं, सट्टे जुए के अड्डे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में लगे रहे हैं, वो पूरी तरह से हाशिए में क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें पूरी तरह से उपेक्षित किया गया। और जहाँ तक शहर के विकास की बात है, क्षेत्र के विकास की बात है या विधानसभा में जबलपुर का प्रतिनिधित्व करने की बात है, तो आप उसके मिनट्स उठा के देख लीजिएगा, अशोक रोहाणी की उपस्थिति क्या है और उस विधानसभा के अंदर उनका किस तरह का परफॉर्मेंस है। सवाल बनता है कि दादा का लल्ला बैठा निठल्ला। और मैं ये बात अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ और ये बात सत्य है, ये जनता जानती है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने बताया वर्तमान विधायक जी के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी के भी कई लोग विरोध उनका कर रहे हैं। कमलनाथ जी से इस विषय में मुलाकात भी की है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस में सबको अपनी बात कहने का, अपनी टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। जो भी लोग ये मुहिम चला रहे हैं, वो कोई दूसरे लोग नहीं है, वो कांग्रेस के हमारे अपने साथी हैं। टिकट के मिलने तक का ये माहौल आपको दिख रहा है और कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। वो नौजवान, उनके पास ताकत भी है, उनके पास समर्थक भी हैं और वो विधायक के खिलाफ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से टिकट मांगने की एक मुहिम होती है। अगर वो विधायक के साथ खड़े होकर और टिकट मांगेंगे तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। ये रणनीतिक हिस्सा होता है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ जाके कांग्रेस का विरोध करे। आएगा समय, हमारे पंकज पांडे जी इसके प्रभारी बनाए गए हैं मध्य विधानसभा के, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और आप देखिएगा कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि पिछली बार धीरज लड़े थे इसलिए विनय जीत गए। मैं तो दावा करता हूँ कि अगर धीरज नहीं लड़े होते तो विनय 10,000 वोट से जीतते और विनय क्या, किसी और को भी टिकट उस विधानसभा से मिली होती तो शरद जैन का हारना सुनिश्चित था। पिछले चुनाव में शरद जैन के खिलाफ
हमने जो 1 साल पहले से मुहिम चलाई थी, उनके जुए सट्टे के अड्डों की सूचना लेकर, उनकी समीक्षा करके हमने शहर में होर्डिंग्स लगाई थी कि आपके क्षेत्र में, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, आपके क्षेत्र में अपराधी फल फूल रहे हैं, इसके माने हैं कि अपराधी मलाई खा रहा है और आप उसकी जूठन। इस तरह के होर्डिंग हमने पूरी विधानसभा में लगाए थे। जब वहाँ पे लंगड़ा बुखार का व्यापक प्रभाव हुआ तो हमारे एक स्वर्गीय मित्र हैं अजय गप्पेलाल जुहारमल जैन, उनसे, उनके बेटे से हमने निवेदन किया कि बेटा इस समय इस बुखार का कोई हल है क्या? तो उन्होंने कहा कि चाचा कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम देते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि जब हमारा स्वास्थ्य मंत्री शरद जैन इस शहर में, इस कमानिया फुहारा में रह के अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो कम से कम तुम पिताश्री की याद में ये दवाइयाँ बांटो। उन्होंने जब दवाइयाँ बांटना शुरू की तो हज़ारों लोगों को उससे लाभ मिला। जो व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी नहीं, जो सिर्फ समाज सेवा और समाज के नाम पे काम करने तैयार है, वो ज़्यादा वंदनीय है बनस्पत वो मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है, वो इस विषय में कुछ भी नहीं कर रहा है। एक बड़ा अभियान चला और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस मिशन पर हिडन रूप से, परोक्ष रूप से मुझे सहयोग किया और 300 नौजवान साथियों की बैठकें हुई और शरद जैन को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना, इस मुहिम को सफलता मिली। विनय सक्सेना जी का कोई मध्य विधानसभा से लड़ने की कोई तैयारी प्रारंभ से नहीं थी। राजनीतिक समीकरण बने, वो आए और डंके की चोट पर वो जीते और फिर जीतेंगे। वो सारे लोग जो आज दिख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, वो भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और मैंने पिछले चुनाव में जो काम किया था, एक रथ बना के पूरे शहर की लाल बत्तियों पे खड़े होके सवेरे 6 बजे से रात में 10 बजे तक जो सभाएं की थी, श्रीमती इंदिरा पाठक तिवारी, रेखा जैन, अग्रवाल मनोज और गुड्डू चौबे, ऐसे 8-10 लोग, श्वेता दुबे, सवेरे अपने घर में अपने नाश्ते पानी की व्यवस्था करके भौरताल में, कृषि उपज मंडी में, कमानिया में, हर ऐसी जगह जहाँ सवेरे भीड़ हो जाती है, ये सभाएं की। और उस रथ को बंद कराने के लिए श्रीमान विधायक जी, मध्य प्रदेश शासन के सचिवालय के अधिकारी, इवन यहाँ जबलपुर शहर के एसपी और डीआईजी रैंक के लोग कोशिश में लगे रहे कि वो रथ को बंद कर दिया जाए। पर चूंकि कानूनी रूप से चुनाव आयोग से उसकी अनुमति थी, अंतिम दिन हमारा चुनाव प्रचार के अंतिम समय में कमानिया में उस सभा के रूप में उस रथ का उपयोग किया। इस संदर्भ में ना विनय सक्सेना से मेरी बात हुई थी, ना इस संदर्भ में किसी से मैंने अनुमति ली थी। सिर्फ और सिर्फ उनके परम सहयोगी आशीष शुक्ला जी का आशीष ट्रांसपोर्ट था, उससे एक ट्रक हमने सिर्फ हायर किया था जिसमें रथ बना के उस रथ का उपयोग किया। जिन्हें काम करना होता है वो किसी का रास्ता नहीं देते, किसी का निमंत्रण नहीं चाहते। और मैं अकेला नहीं, कांग्रेस में ऐसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ चुनाव के समय निकलकर प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। वो असली ताकत है कांग्रेस की। टिकट मांगना और टिकट मिलना ये एक पृथक प्रक्रिया है, पर कांग्रेस की असली ताकत वो है जो चुनाव के समय ही सड़कों पर निकलती है और सामान्य दिनों में सामान्य व्यक्ति की तरह अपना काम करती है। फिर कांग्रेस का मध्य का विधायक डंके की चोट पर जीतने वाला है, ये निश्चित है। जी, कांग्रेस द्वारा बहुत दिनों बाद उत्तर मध्य की सीट जीती गई, तो अब विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं? ये फिर जीतेगी और ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। पिछली बार विनय भाई का जो मध्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई भूमिका थी नहीं, उनके पुराने कॉलेज के दौर के मित्र थे, उनके साथ वो खड़े हुए, कांग्रेस के ऐसे लोग खड़े हुए जो हमेशा कांग्रेस के लिए खड़े होते हैं। पर इस बार तो उनका अपना होमवर्क है। 5 साल उन्होंने जिस तरह से जनता के बीच में जाके काम किया है, बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आयोजन को उन्होंने संचालित किया है। वो हर घर तक पहुंच गए। प्रत्याशियों के जाति समीकरण से ऊपर, भले उनकी जाति समीकरण में यहाँ मतदाता नहीं है, पर वो हर जाति के साथ अपना रिश्ता बना चुके हैं और वही रिश्ता, वही सक्रियता कांग्रेस को फिर से एक विधायक देने जा रही है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरी सक्रियता के साथ, अगर आप पिछले 5 सालों को रिकॉर्ड उठा के देखें तो विधायक विनय सक्सेना ने जितनी सक्रिय भूमिका विधानसभा में की है,
मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में कोई और विधायक इतना तेजी से सक्रिय रहा हो। और मुद्दे की बात की, विनय सक्सेना की मैंने जो कार्यप्रणाली देखी है, मैं लगातार उनके संपर्क में कभी नहीं रहा, पर उनकी कार्यप्रणाली के संपर्क में और जानकारियों में हमेशा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी अप्रोच से पहुंचा है तो उसकी बात भले 2 घंटे बाद सुनी जाए, पर जो सीधे पहुंचा है उसको तुरंत और तुरंत जिस स्तर की भी समस्या रहा हो उसको सहायता की गई है। और यही कारण है कि आज वो किसी भी माध्यम के बिना घर घर से जुड़ चुके हैं। यही उनकी ताकत है और ये ताकत चुनाव परिणाम के रूप में हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपकी विधानसभा में भी आप पूरी दमदारी से कह रहे हैं कि हम ज़रूर जीतेंगे, तो उत्तर मध्य से आप भी एक दावेदार हो सकते हैं क्या? देखिए, मैं पिछले करीब 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ। जी। इस संस्थान के मालिक जो हैं प्रकाश शर्मा जी, वो साइंस कॉलेज में हमारे सीनियर थे, वो सेक्रेटरी थे, हम उनके समर्थक थे। हमारा राजनीतिक सत्संग और राजनीतिक जो करियर है वो स्कूल से शुरू हुआ है। बावजूद इसके मैंने कभी टिकट मांगने की श्रेणी में कभी खड़ा नहीं हुआ। उसका कारण है कि राजनीतिक मान्यता है कि जो टिकट मांगे उसी को दी जाए, जबकि हकीकत ये है कि जो टिकट नहीं मांगते या टिकट की लाइन में नहीं होते हैं वो ज़्यादा प्रबल दावेदार होते हैं और उनमें ज़्यादा जीतने की क्षमता होती है। ऐसे बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहां के लोग कई कई पीढ़ियों से कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का काम करते हैं, पर वो टिकट नहीं मांगते। टिकट मांगने की जो प्रक्रिया वर्तमान दौर में है वो हर किसी को स्वीकार नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि काम करने की जगह हम परिक्रमावासी की तरह किसी नेता के चक्कर लगाएं, ये हमें स्वीकार नहीं। एक टिकट मुझे दी गई थी और दी गई थी जब वार्ड का पहला चुनाव हुआ 18 साल बाद, तो महात्मा गांधी वार्ड से हमारे लीडर पंडित मदन तिवारी जी द्वारा वो टिकट दी गई। टिकट जिस तरह से दी गई मुझे मालूम था कि ये चुनाव आसान नहीं है। उस समय के हमारे कांग्रेस के 5 नेताओं ने बैठ के एक चर्चा की कि इन 5 में से जिसको टिकट मिलेगी उसको टिकट के चुनाव में सब काम करेंगे। पर कुछ कामनाएं दिनेश भाई में ज़्यादा थी, उन्हें बहुत जल्दी थी राजनीति में पार्षद बनने की। वो निर्दलीय रूप से लड़ गए और एक बहुत बुरी परंपरा, मैं साफ कह रहा हूँ आम आदमी के सामने, जनता के सामने, आपके कैमरे के सामने, कि जो कांग्रेस में विद्रोह करे, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करे, उसे पुरस्कृत किया जाना, उसे बढ़ावा देना, उसे नगर का अध्यक्ष बनाना और उसे नेता प्रतिपक्ष बनाना, महापौर का टिकट देना, ये गलत मैसेज हुआ है। और यही कारण है कि लोग निर्दलीय लड़ने की बात करते हैं, लोग पार्टी से विद्रोह करके जाते हैं, लोग विरोध करने की बात करते हैं। और यही कारण है कि जो एक अनुशासित पार्टी जिसमें घर से बुला के राष्ट्रपति चुने गए, जिस पार्टी में सम्मान के साथ नेताओं को पद दिए गए, उस पार्टी की स्थिति ये कर दी गई कि अब हमें टिकट मांगनी है तो हमें विधायक का विरोध करना पड़ेगा। मैं कभी भी अपनी परंपरा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता हूँ, इसलिए टिकट मांगने की परंपरा में बिल्कुल नहीं हूँ। ये ज़रूर है कि मैं जिस क्षेत्र से भी चाहें, जिस विधानसभा में हो, चुनाव को प्रभावित करता हूँ और फिर करूँगा। जीतने और हराने का पूरा मादा मेरे में है, पर कांग्रेस को हराने के मैंने कभी कोई काम नहीं किया। जब भी काम किया है तो चाहे ओमकार तिवारी रहे हो, चाहे शरद जैन रहे हो, चाहे राकेश सिंह रहे हो। राकेश सिंह के पहले चुनाव, हमारे तनखा जी के पहले चुनाव में राकेश सिंह के खिलाफ मैंने जो पोस्टर अभियान चलाया था, तो राकेश सिंह के सपने में सतीश तिवारी दिखता था। वो समीकरण थे कि जब आरएसएस की केशव कुटी में हमारे होर्डिंग्स की फ़ोटो रख के उस पर डिस्कशन होता था। उस होर्डिंग को उतरवाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश का सरकार लग गया, पर नगद चेक के माध्यम से पेमेंट करके सारी अनुमति लेके वो होर्डिंग्स लगाए गए थे। और पूरे लोकसभा में अकेला एक विषय था जिस पर चर्चा थी, और राकेश सिंह श्रीमान सांसद महोदय बहुत बड़े हैं, वो भारत सरकार के बहुत बड़े नेता हैं, वो सदन के अंदर शायद सचेतक हैं। बावजूद उसके आज भी मैं इस बात को मानता हूँ कि वो या उनके अनुज इस बात को नहीं भूले हैं कि वो विरोध जो था वो जीवंत था, वो व्यक्ति का नहीं, वो विचारों का विरोध था।
मैंने कांग्रेस के लिए काम किया था। जिनके लिए काम किया है वो ये मत माने कि मैंने किसी व्यक्ति का काम किया, मैंने कांग्रेस का काम किया और मैं कांग्रेस का काम करता हूँ और करता रहूँगा। बिल्कुल। आप सेवा दल के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, तो ग्रामीण विधानसभाओं में जीत के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, सेवा दल का काम करने का अपना एक अनुशासित तरीका है। जी। अभी हमारे राष्ट्रीय संगठन प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी ने ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया है पूरे प्रदेश में और एक फार्मूला बनाया है कि इस फॉर्मेट के अंतर्गत कांग्रेस चुनाव लड़े। उसमें हम जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सेवा दल का पदाधिकारी हो या सदस्य हो, वो कांग्रेस विचारधारा का होना चाहिए। उसे हम चुनाव प्रक्रिया से संबंधित पूरा प्रशिक्षण जबलपुर के भेड़ाघाट के किसी महत्वपूर्ण जगह में, अमरकंटक में या हार्डीकर भवन जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है सेवा दल की तरफ से मान्यता प्राप्त, वहाँ पर उन बूथ के बैठने वालों को, संघर्ष करने वालों को, प्रचार करने वालों को, गिनती में बैठने वालों को, सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। जबलपुर ज़िले की हमारी शहर की 4 विधानसभाओं में 3 विधानसभा हमारे कांग्रेस के विधायक हैं। एक विधानसभा कैंट है जहाँ की हमें इस बार किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है, सकारात्मक ताकत के साथ। उसकी रणनीति बन चुकी है। सेवा दल भी अपनी भूमिका कर रहा है, प्रत्याशियों के बीच में भी सामंजस्य बनने जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी होगा, मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई चुनाव में विरोध करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे माननीय कमलनाथ जी का सबके साथ संपर्क है और नियंत्रण है, वो परिणाम देने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे एक विधायक संजय भाई हैं, वो जिस ताकत से जीत के आए हैं, जिसको उन्होंने हराया है, वो आतंक को ख़त्म करके उन्होंने लोकतंत्र विस्थापित किया है। और बची हुई 3 विधानसभा में मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से पनागर की विधानसभा में इस बार है। पाटन के लिए 3, 4, 5 कैंडिडेट जो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं, आज वो अलग दिख रहे हैं, कल वो सामूहिक रूप से एक होंगे, जिसे टिकट मिलेगी वो जीत के आएंगे। सिहोरा का जो समीकरण है वो जिला पंचायत में हमारे सदस्य हैं, जिला पंचायत में लड़े हैं और जिला पंचायत में जीत के भी आए। आने वाले चुनाव में इन चेहरों से जिसे भी टिकट मिलेगी उसके लिए सामूहिक रूप से काम होगा। और एक बड़ी बात पनागर की राजनीति की, सिहोरा की राजनीति की है कि सिहोरा का जो बेल्ट है, उस बेल्ट का समर्थन जिसको मिल जाए वो विधायक बन जाता है। हमारे जो रणनीतिकार हैं उनसे इस बात पे स्पष्ट बात है कि वो आज उन सारे क्षेत्रों में अपना सघन जनसंपर्क बनाएं, उधर रणनीति तय करें और उस क्षेत्र का समर्थन हासिल करके इस चुनाव में जाएं। अभी पिछला चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी को वहाँ से सिहोरा से टिकट दी गई थी, मैं मानता हूँ कि जल्दबाजी में लिया गया वो निर्णय था और वो व्यक्ति आज फिर से भाजपा में चला गया है। इस तरह के जो निर्णय होते हैं, हमारे नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आस्था, जिसके विचार संदिग्ध हों, उन्हें एक दूरी बना के ही रखना चाहिए। हमने देखा है कि धीरज पटेरिया को राहुल गांधी जी की आम सभा में सिहोरा में सदस्यता दिलाई गई। वो कांग्रेस के कितने काम आए और आज वो कहाँ खड़े हैं। हम जब किसी को भी अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाएं, ये आकलन कर लें कि उस आदमी का आचरण क्या है, विचार क्या है, समर्थन क्या है, किसके प्रति समर्पित भाव है उसके। हमें इस बात का पूरा आकलन करने की ज़रूरत होती है। हमारे अपने पास इतने लोग हैं, हजारों हजार लोग हैं, अगर हम उनको ही ताकत दें, उनको ही बड़ा बनाएं, तो हमें कभी किसी बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली विधानसभा में जो सीन हमने देखा है, इस मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ 14 महीने में गिरा दी गई है। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान हुआ था। कैसे हुई, किसने किया, इस सवाल से ज़्यादा पृथक सवाल यह है कि हमने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल किया है, उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है। जो सुविधाओं से वो आनंदित थे, वो कर्ज माफ़ी, वो बिजली का बिल, वो महिलाओं के विवाह के लिए दी जाने वाली कमलनाथ जी द्वारा राशि, सबसे वंचित हो गए लोग। ऐसी राजनीति, हम जनसेवा की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और करते हैं जनता के खिलाफ, वो पाप है। ये राजनीति का दौर रुकना चाहिए और छल कपट से बच के जो समर्पित भाव से काम करते हैं उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
ये बताइए कि कैंट से आप भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, आपकी टिप्पणी इस पर। मेरा किसी भी विधानसभा में दावा तब है जब पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि मैं इस चुनाव को जीतने की स्थिति में हूँ, और मेरा अपना मानना है कि मैं हर चुनाव में, कैंडिडेट कोई भी हो, चुनाव में पूरी ताकत से लड़ता हूँ। इस बार मेरा लक्ष्य है पनागर विधानसभा। पहले मैंने कैंट और पनागर में टारगेट किया था। जब मैं अध्यक्ष बना तो सबसे पहली बैठक हमारी चैमर भीटा राजू पटेल जी के घर में हुई, क्योंकि वो ईश्वरदास रुहाणी से लेके अशोक रुहाणी तक उनका पूरी तरह से लूटा हुआ क्षेत्र है। वहाँ की ज़मीन है, वहाँ की सरकारी ज़मीन है, वहाँ के कांग्रेस के साथी जितना प्रताड़ित उन्होंने किया है, मैंने सबसे पहले उस जगह बैठक करके उन लोगों को भरोसा दिया कि कांग्रेस आपके साथ है। और कैंट में लगातार मेरी गतिविधियां रही हैं। कम से कम 8 रैलियां मैंने की, झंडा वंदन वहाँ किए, वहाँ के लोगों को जागरूक किया। वहाँ हमारे पूर्व विधायक दिनेश मिश्रा जी का एक परिवार रहता है। हिमांशु मिश्रा बरसों से उस क्षेत्र में रह रहे हैं, पर कभी वो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय नहीं थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके जैसे लोग अगर घर में बैठे हैं तो कांग्रेस को ताकत कौन देगा। आज वो पूरी तरह से कैंट की राजनीति में सक्रिय हैं और समय समय पर अपने विचारों से, अपनी ताकत से, अपनी फील्ड पर जाके कांग्रेस को मजबूती देते हैं। इस तरह से मैंने बहुत लोगों को इस शहर की राजनीति में सक्रिय किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में होते हुए भी हाशिए में थे, मैंने उनको पदाधिकारी बना के संगठन में विपरीत परिस्थितियों में सेवा दल के संगठन को खड़ा किया। और जब मुझे लगा कि अब मुझे कैंट या पनागर या जबलपुर की फ्रंटियर राजनीति में आना है, चुनाव का समय निकट है, मैंने अपने नेतृत्व से निवेदन किया कि मुझे अध्यक्ष पद से बरी किया जाए और फ्री हैंड होकर काम करने का अवसर दिया जाए। तो मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया गया और योग्य व्यक्ति एक एडवोकेट राजेंद्र मिश्रा, जो हमारे सेवा दल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, हमारे नेतृत्व ने उन्हें अध्यक्ष पद दिया। और ये शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अध्यक्ष बना, दूसरा अध्यक्ष प्रदेश में महासचिव बना दिया गया, और किसी तरह की कोई सिर फुड़ौल नहीं, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। और ऐसी स्थिति में एक बात सामने आई है कि पद के जाने के बावजूद दोनों अध्यक्ष सम्मिलित ताकत के साथ कांग्रेस सेवा दल के लिए और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये एक शहर की बड़ी उपलब्धि मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए मानता हूँ कि जब मैं इस पद से महासचिव बनाया गया तो मुझे महसूस हुआ, बहुत सारे लोगों ने अफसोस जाहिर किया, हमारे शुभचिंतकों ने कहा कि ये आपको हटाया गया है। तो हमने कहा अगर आपको लगता कि हटाया गया तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि इतने समय काम करने के बाद अगर राजेंद्र भाई आ रहे हैं अध्यक्ष तो मुझे उनका स्वागत है। मुझे मालूम है कि वो कैसे बने और क्यों बनाए गए हैं, ये अंदर की रणनीति किसकी थी और क्यों इस तरफ से ये निर्णय हुआ। मैं उससे सहमत हूँ और मेरी सहमति से ही ये सारे निर्णय हुए हैं। जी, आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव की जो सीन है, तो भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत सी विधानसभाओं में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ऐसी विधानसभा हैं जिनमें इनके हर तीसरे दिन नए प्रत्याशी पर चर्चा होती है और 3 दिन बाद वो डाइल्यूट होकर नया आ जाता है। ये सीन आज जबलपुर शहर की राजनीति का है। आज कांग्रेस ने जो 14 महीने में इस जबलपुर शहर को सम्मान दिया, 3 कैबिनेट मंत्री दिए, माननीय विवेक तनखा ने और हमारे सारे मंत्रियों ने मिलके जबलपुर शहर में जो कैबिनेट की बैठक की, वो कैबिनेट की बैठक एक ऐतिहासिक निर्णय थी। उस बैठक में जबलपुर शहर के हित में 28,000 करोड़ के विस्तार के विकास की योजनाओं को सहमति बस नहीं मिली, वो बजट में शामिल की गई। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबलपुर शहर के संदर्भ में इतना तो सोच भी नहीं पाई। राकेश सिंह इतनी दफ़ा के आज सांसद हैं, अगर कोई ईमानदारी से सवाल करे तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि कोई एक ऐसी उपलब्धि बता दें जिसे माइलस्टोन के रूप में देखा जा सके। आप टैक्सी और टेम्पू चलाने जैसी अगर
हवाई सेवाओं की बात करते हो तो आप बहुत छोटे से आदमी हो। चबूतरे बना के ग्राम पंचायतों की उद्घाटन करना, ग्राम पंचायतों में जाके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चिन्हित कार्यकर्ताओं को अपने अनुदान का चेक पकड़ाना, ये उपलब्धि नहीं है। भारत सरकार का सचेतक जो किसी भी मंत्री के किसी भी चैम्बर में किसी भी समय बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता हो, उस इतनी बड़ी ताकत जिस पार्टी ने दी हो, उस सांसद ने शहर को क्या दिया, ये सवाल बनता है। आपकी उपलब्धि का अर्थ क्या है? सचेतक बन के केवल फोटो खिंचवाना या सदन में कहीं कहीं कैमरे में दिख जाना। आपने शहर के लिए क्या मांग की, वो आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा कि राकेश सिंह ने शहर के लिए इस लड़ाई को लड़ा हो। इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उनका क्रियान्वयन एक अलग तरह का है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी दो लोगों में सिमट के रह गई। वो गुजराती बंधु नरेंद्र दामोदर मोदी और अमित शाह है। उनका नियंत्रण नागपुर में बैठे आरएसएस के प्रमुख करते हैं और वही नियंत्रण इनके पार्षदों तक पर होता है। इनकी कोई हैसियत नहीं है किसी चुने हुए प्रतिनिधि की कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, अपनी लोकसभा के लिए, अपने जिले के लिए कोई मांग सरकार से कर सकें। विधायक पार्षद ये बनते हैं, इसीलिए हमेशा केशव कुटी में ये घुटना टेक रहते हैं, क्योंकि बनाने वाले की दम्भ जो है वो उनके नियंत्रण में होता है। जितनी आदर्श बातें हैं सिर्फ खोखली हैं, झूठ के भरोसे, सपने बेचने के भरोसे ये पार्टी खड़ी हुई है। और इस पार्टी का सिर्फ इतना काम है कि नफरत के आधार पे 15 और 85 के फार्मूले में ये चुनाव जीतने का हर हथकंडा अपनाते हैं। जब भी चुनाव होता है तो ये देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। यही एक उपलब्धि इनकी कि इस पर ये चुनाव जीत सकते हैं। पिछला चुनाव बहुत बहुत तारीफ की जाए, बहुत बहादुर बने नरेंद्र दामोदर मोदी, पर सतपाल मलिक ने जो कहा है कि पुलवामा पूरी तरह से प्रायोजित था और पुलवामा में जो मरे हुए हमारे शहीद, वो नौजवान 20 साल 22 साल के लड़के, उनकी अंतिम देह को दिल्ली में इकट्ठा करके जो विज्ञापन किया, उसके एवज में जो नौजवानों से वोट मांगी गई, जो पुलवामा में शोक के नाम पर, जो सहानुभूति के नाम पर चुनाव जीता गया, इसमें नरेंद्र दामोदर मोदी की सिर्फ इतनी योग्यता है कि वो लाशों को भी वोट में बदलने की क्षमता रखते हैं। वो परिणाम था, इसलिए जीते हैं। ये बिल्कुल भूल जाएं कि उनकी कोई बहुत बड़ी विकास की, कोई योजनाओं की, कोई जनता के हित में काम करने की कोई योजना थी, ये बिल्कुल नहीं है। इस बात को स्पष्ट हो चुका है सतपाल मलिक जी के बयान के बाद। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया था। वो भारतीय जनता पार्टी के इस भयानक षड्यंत्र को सार्वजनिक कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात की है तो एक सवाल ये भी बनता है कि पिछले 15 सालों में देश की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आकलन करते हैं? मेरा ये मानना है कि देश की राजनीति में 15 सालों में जो हुआ है वो एक दौर था जब मुरली मनोहर जोशी को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने गैस के संबंध में एक जांच बिठाई थी, उसका अध्यक्ष बनाया था। संसदीय समिति के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी। उस दौर में उस समय के जो उद्योगपति थे उनको बुला के 7.5 घंटे इंतजार कराने के बाद जब शाम को उनको कमेटी के सामने खड़ा किया गया और जो सवाल जवाब किए गए तो उनकी मेमोरी शार्ट हो गई। उन्हें किसी सवाल का जवाब देते नहीं बना, बहुत अपमानित महसूस किया उन्होंने। दूसरे दिन एक पत्रकार हुआ करते थे वेद प्रकाश वैदिक जी, उनको बुला के अन्ना हजारे को राधेगढ़ से बुलाकर सुविधाएं देकर वो लोकपाल बिल के नाम पर एक फर्जी आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें अंबानी ग्रुप के कंपनी के काम करने वाले लैपटॉप में लेकर खड़े हुए वो लड़के लड़कियां, जिन्हें 8-8 दिन की छुट्टी देके दिल्ली के आंदोलन में शामिल किया गया। एक नकली व फर्जी आंदोलन खड़ा किया गया जो संत जैसे स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ वातावरण किया गया। अन्ना पर लोगों ने भरोसा किया। जब जबलपुर नगर निगम महापौर के भ्रष्ट महापौर हमारे प्रभात साहू भी उस आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए,
अन्ना हजारे को दूसरे गांधी के रूप में स्वीकार किया गया। उस आंदोलन के साथ लोगों ने आशा बांधी कि ईमानदारी की ये लहर चलेगी। कालांतर में क्या हुआ कि उस आंदोलन का सिर्फ ये परिणाम हुआ कि आरएसएस ने जिन पुतलों को आंदोलन का नेतृत्व दिया था, कोई राज्यपाल बन गया, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, कोई किसी तरह किसी पद पर पहुंच गया, और अन्ना हजारे जितने काम के थे उतना उपयोग करने के बाद वापस उसी मंदिर में छोड़ दिए गए जहां से उनको उठाया गया। लोगों का भरोसा टूटा। एक व्यक्ति पर भरोसा करने के बाद वो चले गए, ये महसूस हुआ। एक और संत जिसे योगाचार्य कहा गया, योग गुरु कहा गया, सरकार के गुरु बने के डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से कहा कि नरेंद्र दामोदर मोदी को कैंडिडेट बनाओगे तो 400 करोड़ दूंगा। गेरुआ वस्त्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से जो चंदा वसूल हुआ वो नरेंद्र दामोदर मोदी के चुनाव में दिया गया। जब इनकी बैठक हुई गोवा में तो ये सीधा प्रस्ताव आया कि अगर नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाओगे तो गुजराती लॉबी उन्हें फाइनेंस करेगी। इसलिए अडवाणी जी को हटा के नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया। इस पूरी साजिश में भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता ठगा गया, और आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीड़ित और दुखी है, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा। हुई है वही जो मोदी कहीं। ये सीन जो बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो आशा थी, रामदेव बाबा से जो आशा थी, जो अन्ना हजारे से आशा थी, इस देश की जनता ने ठगा महसूस किया, और इस देश की जनता ने ये महसूस कर लिया कि राजनीति सिर्फ छल कपट से होती है। इसके समानांतर नरेंद्र दामोदर मोदी ने जितने वादे किए, 15 लाख दूंगा, किसानों को दुगनी आय कर दूंगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, और बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स जिसमें मेक इन इंडिया, डेवलप इंडिया, तमाम टाइप की जो उन्होंने डायलॉग दिए वो सिर्फ डायलॉग रहे। जबकि पूरी योग्यता, पूरी क्षमता, सरकार का पूरा धन, जनता का पूरा टैक्स से कलेक्ट किया गया पूरा धन हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी की छवि खराब करने में जो खर्च किया गया, वो सारा धन राहुल जी ने जब 3700 किलोमीटर की पदयात्रा की, जो उनका वैश्विक चरित्र था। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात में उनसे जो चर्चाएं हुई, मैं जानता था कि राहुल गांधी को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है ये छलावा है। हकीकत में राहुल गांधी जैसा जीनियस व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में दूसरा नहीं है। अभी किसी जैन संत का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पहले मेरे विचार राहुल को लेके कुछ और थे, जब मैंने उसकी तपस्या देखी, किसी घटना में कोई व्यक्ति उनसे जब मिलने गया, जब उनके पास पहुंचा तो उसे वॉमिटिंग हुई, और वो वॉमिटिंग राहुल के पैर में गिरी, पर राहुल के चेहरे में सिकिन नहीं, और ना उनने पैर पीछे हटाया और ना किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी, सिर्फ उनका हाथ उस पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर रहा। ऐसे व्यक्ति को देख के मैंने देखा कि कितना कितना ये व्यक्ति अंदर से मजबूत है। इस किसके शब्द हैं? एक जैन संत के शब्द हैं कि मेरी विचारधारा पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। जिस व्यक्ति को मैं महान मानता था वो ओछा निकला, इस व्यक्ति ने जिसको मैं नहीं मानता था वो आज इतना महान निकला। ये जो देश के अंदर राजनीतिक वातावरण को राहुल जी ने दिशा दी है, यही एक उपलब्धि है कि आज देश में मोहब्बत की दुकान शब्द का उपयोग हो रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का, उनकी टीम का जो मनोदशा है कि पूरी तरह से विचलित हैं, और पूरी साजिशों से राहुल गांधी को सदन से बाहर करने की कार्रवाई की, और फिर कोशिश की कि राहुल गांधी सदन में कोई किसी तरह का सवाल न उठा सके। ये पिछले 15 सालों का जो सीन है, एक तरफ सकारात्मक राजनीति, एक तरफ नकारात्मक राजनीति की पूरी तरह से ये लड़ाई है, और भविष्य बताएगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ मोहब्बत की दुकान चलने वाली है। जी, 52 तालाब थे हमारे शहर में, जी जी संस्कारधानी जी की बात करें तो अब जी गिने चुने बचे हैं, जी। और इनके संरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा भी नियम बनाए गए हैं जिन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जबलपुर की जो संरचना है वो गौणकालीन है। हमारे गौड़ राजाओं ने इसका विस्तार किया था और विकास किया था। उसके पहले पेशवाओं का यहाँ शासन हुआ करता था। जब जबलपुर शहर के पुराने नक्शे को आप उठाएं तो पेशवाओं द्वारा जो मंदिर बनाए गए, जो जगह बनाई गई, उसको गौड़वाना कालीन में भी विस्तार दिया गया।
52 तालाब तलैयों की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जल के स्रोत हमारे वही मुख्य हुआ करते थे। नर्मदा जी के बगल में भी 52 तालाबों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बस्तियाँ जो बनी वो तालाबों पर आधारित थी। हमारे शहर का जो वातावरण था वो बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक था, क्योंकि यहाँ से हमेशा से नर्मदा परिक्रमा वासियों का आवागमन लगा रहता था। उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारे लोगों ने नर्मदा तटों पे धर्मशालाएं बनाई, व्यवस्थाएं की, तालाबों को संरक्षण किया। आज जो पचमढ़ा के स्थान हो या गुप्तेश्वर के मंदिर हों या इस तरह के जो भी स्थान हैं, ये हमारे ऐतिहासिक स्थान है। तालाबों को जहाँ तक संरक्षण की बात है, हाई कोर्ट ने एक बहुत सही सवाल उठाया है, पर जिस तरह से नए स्रोत पैदा हुए हैं, अगर तालाब की रेंज के बाहर 2-4 हैंडपंप खुद गए हैं तो लोगों ने धीरे धीरे तालाबों का उपयोग करना बंद कर दिया। एक बड़ा कारण ये है कि हम तालाबों का जिस तरह से उपयोग होता था उससे पीछे हट गए, धीरे धीरे उनकी ज़रूरतों को कम महसूस करने लगे और भूमाफिया ने उसका अवसर का लाभ लिया और बहुत सारे तालाबों के मद बदल के उनकी सुरक्षित जो मद थे उनको परिवर्तित करके उनमें विस्तार के नाम पे, विकास के नाम पे और उनका दोहन किया। आज की स्थिति यह है कि बहुत बचे खुचे तालाब जो हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे महापौर विश्वनाथ दुबे जी ने हनुमान ताल के गहरीकरण के लिए जो योजना लेके आए थे, आज भी हनुमान ताल का उपयोग आम जनता के लिए हो रहा है। भले उसका पानी का उपयोग नहीं होता है, पर हमारे धार्मिक मामलों का वो केंद्र रहा है और वहाँ के आसपास के सारे धर्मों के मंदिर और स्थान हैं। वो इसीलिए है कि जबलपुर शहर के मध्य होने के कारण हमारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ होता रहा है। 52 तालाबों में से जो बचे तालाब हैं उनका संरक्षण योजना के तहत होना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इन चीज़ों को क्रियान्वित कर सकते हैं। लोग समय समय पर इसकी बात उठाते हैं, हाई कोर्ट से जो निर्देश मिलते हैं वो अधिकारियों के माध्यम से जो काम होता है, तो अधिकारी जो भी आते हैं वो अपनी मंशा से साल 2 साल 4 साल के लिए आते हैं। उनका कोई शहर से लगाव नहीं होता है, कोई किस्म का कोई शहर के प्रति श्रद्धा नहीं होती। वो कागजी कार्रवाई तो खूब कर लेते हैं, ज़मीन पर उसका परिणाम नहीं दिख पाता है। ये जन नेताओं की चिंता का विषय होना चाहिए कि जो निर्देश हैं उसका क्रियान्वयन सही हो और किसी भी शहर का विकास या संरक्षण राजनेताओं के नेतृत्व से होता है। पिछले लगभग 30 साल से राकेश सिंह हमारे सांसद हैं। मध्य विधानसभा में करीब 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। कैंट विधानसभा में रोहाणी जी के बाद लगभग 30 साल से विधायक उसी परिवार के हैं, पर इनको काम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनके वैचारिक खाके में कभी शहर का विकास होता ही नहीं है। तो इनसे कोई शहर का अगर अपेक्षा कर रहा है, बार बार इनको सांसद बना रहा है, तो दुर्भाग्य शहर का कि वो ऐसे लोगों को चुन रहा है जिनको कुछ करने का पावर ही नहीं है। वो सिर्फ चुने जाते हैं और सारी की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, जनता के लिए कुछ कर पाएँ ऐसी छूट उनकी पार्टी से उनको नहीं होती है। बंधे हुए हैं उनके हाथ कि वो नियंत्रण में चलने वाले लोग हैं, इसलिए वो शहर के लिए कुछ कर नहीं सकते, उनके बस का कुछ होता नहीं। आप देख लें, हमारे सिर्फ 14 महीने का कार्यकाल, विवेक तनखा जी चुनाव नहीं जीते, पर उनके मन में जबलपुर शहर बसता है, जबलपुर शहर का दर्द वो महसूस करते हैं। सांसद नहीं थे तब भी वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से शहर की सेवा करते थे। सांसद का चुनाव लड़े, जनता ने स्वीकार नहीं किया, तब भी उनने काम करना बंद नहीं किया। वो राज्यसभा में है, फिर भी समय समय पर जनता के लिए, जनता के हित के, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे किसी भी तो किस्म का कानूनी सलाह हो, लड़ाई हो, सब में वो पूरी ताकत से सहयोग करते हैं और जिनसे उनके रिश्ते होते हैं, जिनसे पारिवारिक रिश्ते होते हैं, वो दिल से उसको निभाते हैं। ऐसे बहुत सी उदाहरण शहर में हैं जब उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर जाके लोगों की सहायता की है। ऐसे विचारवान लोगों को अगर शहर नेतृत्व दे तो जबलपुर का भला हो। सिर्फ 14 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कैबिनेट की बैठक यहाँ करा दी, जिसमें 28,000 करोड़ के वो विकास के काम प्रस्तावित हुए जो शहर की तस्वीर बदलने वाले थे, जिस शहर को विकास के पहले पायदान पर ला के खड़ा कर सकते थे। अगर समीकरण बिगड़े हैं, आने वाले 4 महीने में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी जब प्रियंका जी इस शहर में आई थी, तब तनखा जी ने अपने बहुत संक्षिप्त भाषण में सिर्फ यही मांग की थी कि हमें फिर से कैबिनेट की बैठक चाहिए और जो प्रस्ताव आए थे
उनके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृति चाहिए। ये वादा कमलनाथ जी से चाहिए और प्रियंका जी से चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में, हर मंच पर, हर अवसर में शहर विकास की कल्पना करता हो, उसकी बात करता हो, वो व्यक्ति अगर नेतृत्व करता है तो इस शहर का कल्याण होना निश्चित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तनखा जी जब खड़े होते हैं तो किसी भी तरह के, कोई भी किसी के अहंकार किसी व्यक्ति के भी हों, वो सब पानी हो जाते हैं और सब सामूहिक रूप से एक साथ खड़े होकर कांग्रेस की दिशा में काम करने लगते हैं। स्मार्ट सिटी हो या फ्लाईओवर, संस्कारधानी की जनता कब तक विकास के नाम पर ये दंश झेलती रहेगी? देखिए, जब तक नेतृत्व सक्षम नहीं होगा जी। जब तक सांसद विधायक इस बात की चिंता नहीं करेंगे, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो 20-25 साल से जीत रहे हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि कोई भी योजना अगर लागू होती है तो उसका क्रियान्वयन इस तरह से हो कि जनता को कोई तकलीफ ना हो। आज भी जो लोग दमोह नाका से मदन महल की सड़क पर निकलना जिनकी मजबूरी है, उनकी आत्मा जानती है कि कितनी पीड़ा है। वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो दीवालों में तो लिखवा देते हैं कि इसमें होर्डिंग लगाना मना है, वो ये नहीं देखते हैं कि इस गड्ढे में चलना किसकी दम है। आज दमोह नाका से लेके अगर मदन महल तक जो लोग चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। वो कब किस बीमारी के रोगी बन जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। गर्मी में होती है तो धूल उड़ती है, आज बारिश से तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि ऑटो वो नए नए जो चले हैं वो कहीं भी पलटे मिल सकते हैं। वहाँ से चलना दूभर है। पर हम लोग जो दीक्षितपुरा जैसी जगह में रहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम उन सड़कों पर चलना है। बाकी जो विकास की बात है, जो भारत सरकार ने जो योजना बनाई है स्मार्ट सिटी, ये पूरी तरह से अधिकारियों पर आधारित योजना है। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब ये योजना आई थी तो हमारे कांग्रेस के पार्षद दल ने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया था, इसलिए कि जो अधिकारी होते हैं, जो इसके सीईओ होते हैं, वो सर्वाधिकार उनके पास होते हैं और जिस अधिकारी के पास अधिकार होता है वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता है। ऐसी दशा में जो विकास के काम हो रहे हैं वो एक तो क्वालिटी वाइज बहुत घटिया है, दूसरी उनकी योजना इतनी सीमित है कि वो किसी भी तरह से जबलपुर के हित में नहीं जा पा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन हिस्सों को जबलपुर विकास के लिए स्मार्ट सिटी ने चुना था, जो साइकिलें जबलपुर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से आई थी, जो साइकिल के लिए ट्रैक बनाए गए थे, जो स्मार्ट सिटी ने जिस एरिया को चिन्हित किया गया था, आज भी वो इतने सालों के बाद भी कहाँ खड़े हैं। जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो धन कहाँ से आएगा, कौन खर्च करेगा, सब कुछ हिडन है, सब कुछ छुपा हुआ है। आम जनता को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि लिंक सिटी डेवलप करें। जहाँ खेती के योग्य ज़मीनें हैं, चाहे वो पाटन हो, चाहे वर्गी हो, चाहे सैपुरा बिटोनी हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ अच्छी उपज की खेती होती है, यहाँ किसी तरह का भी कोई भी कंक्रीट का जंगल नहीं खड़ा होना चाहिए। आप चिन्हित करें कि लिंक सिटी कहाँ हो सकती है। आप पाटन को पार करके जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो सिर्फ पत्थर का एरिया है, आप उसको रिजर्व करें स्मार्ट सिटी के लिए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में एक नए शहर को बसा के दें। ऐसे चारों तरफ आपके शहर बस सकते हैं। तो ये पुराने बंगले, पुराने भवन, पुरानी बिल्डिंगें, जो ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और व्यवस्थित एक नया शहर बना के आप दे पाएंगे। ये तब संभव होगा जब इन विषयों पर सोचने वाले जनप्रतिनिधि हों। आप राकेश सिंह को सांसद बना के क्या अपेक्षा करोगे कि कभी वो इस विकास की कोई चर्चा कर पाएंगे, कभी वो इस तरह की कोई बात कर पाएंगे? जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, वो अधिकारियों को बंगले पे उठा के बैठक ले लेते हैं। वो ये दिखाते हैं कि वो सक्रिय हैं, मजबूरी में दिखाते हैं, नहीं तो उन्हें तो इस बात में भी तकलीफ होती है कि कोई उनसे नमस्ते करे। शादी ब्याह में कहीं मिल जाएंगे किसी आम आदमी को तो कोशिश करते हैं कि बहुत तेज़ी से मंच पे जाएं, दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाएं, बाहर हो जाएं। ये तो एटीट्यूड है हमारे इतने बड़े जनप्रतिनिधि का। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी राकेश सिंह जी की है कि इस शहर के बारे में वो गंभीरता से सोचें, इसके नक्शे के बारे में सोचें, इसकी योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों से सलाह लेके सोचें। केवल किसी ग्राम पंचायत का चबूतरा बना देने से इस पूरे लोकसभा का विकास संभव नहीं है। फिर निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा ज़मीन पे आएँ और ज़मीन में खड़े होकर ये बात सोचें
कि जबलपुर का कल्याण कैसे हो सकता है। बचा हुआ समय है आपके पास, अपना कोई ऐतिहासिक काम कर लें, इसके बाद तो आप सांसद नहीं बनेंगे, ऐसी मेरी पक्की धारणा है। इसलिए सचेत कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि आपने किया है। कितनी आपने हवाई जहाज चलाई, कितने बंद हो गए, कितने महंगे हैं। बेचारे बच्चे जो पूना बेंगलोर बड़ा पाव खा के समय काट रहे हैं, वो इसी शहर के बच्चे हैं। इस शहर का दुर्भाग्य देखिए, हर अंतिम संस्कार के लिए समय अब 3 बजे 4 बजे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उस परिवार में जिसमें अंतिम डेथ हुई है, उस परिवार का बेटा बेटी कोई भी जबलपुर शहर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है। वो अकेले बुजुर्ग इस घर में रहते हैं, पड़ोसियों की दम पे दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। उनके बेटे बेटियाँ शहर से बाहर क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस जबलपुर शहर में इस तरह का कोई रोजगार पैदा हो कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे जबलपुर से दूर ना जाए। कोई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं बचा जहाँ की आज की शिक्षा के संदर्भ में वो इस जबलपुर शहर में दिया जाए। आपने सारे शिक्षा संस्थानों को अड्डे बना दिए हैं आरएसएस का प्रशिक्षण देने के लिए। आपके कुलपति, आपके कुल सचिव, आपके शिक्षा संस्थानों से जुड़े अधिकारी सिर्फ इतनी सेवा करते हैं कि जब वो एनएसएस की कैप बांटते हैं तो ध्यान रखते हैं कि वो आपके भाजपा के झंडे के रंग के होना चाहिए। ये पाप है। विश्वविद्यालय का वो कैंपस जहाँ पवित्र शिक्षा दी जाती थी, आप लोगों ने उसे आरएसएस का अड्डा बना के रख दिया। आरएसएस हो सकता है कि सेवा करता हो, पर आप लोग बेईमान हैं। आरएसएस की ताकत पे सिर्फ सांसद बनते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। जी। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है राहुल गांधी के पक्ष में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी जी के पक्ष में निर्णय अब आया है। वो तो केस एक्सेप्ट होना ही गलत था, संविधान के खिलाफ था। हमारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उसमें न्याय व्यवस्था बहुत ताकतवर है। कुछ चिन्हित बायस्ड लोग जो किसी विचारधारा से पीड़ित होके, उनसे उपकृत होके, उनके अधीन होके काम करते हैं, पर पूरी व्यवस्था किसी के अधीन नहीं हो सकती और नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय जज ने जो निर्देश और निर्णय दिया है वो संविधान के अनुकूल दिया है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस ही नहीं, ये नरेंद्र दामोदर मोदी की व्यक्तिगत हार है कि जिस व्यक्ति को पूरी ताकत से सदन से बाहर करने की कोशिश की, जिस व्यक्ति को उसके रहने वाले आवास से, सरकारी आवास से केवल 2 घंटे के अंदर बाहर कर दिया, जिसकी सदस्यता समाप्त कर दी। पर सदस्यता सदन से समाप्त कर दी आपने, कर सकते हो क्योंकि कानून है, पर जनता के दिलों से तुम नहीं हटा सकते। राहुल गांधी फिर जीत गए और फिर जीतेंगे। एक और यात्रा की घोषणा हो चुकी है। एक बार सदन में फिर वो आएंगे, फिर दहाड़ के तुम्हारे खिलाफ जनता के हित में, संविधान के हित में भाषण देंगे। राहुल गांधी का जो परिमार्जन हुआ है, जो उनका स्वरूप बदला है, उसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने जितना प्रताड़ित किया, राहुल गांधी उतने मुखर हुए, उतने परिपक्व हुए, उतने जनता के दिलों के अंदर उतर के चले गए। तुम संसद से बाहर तो कर दिया, सड़क से और जनता के दिलों से बाहर नहीं कर सकते। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपका हितैषी, आपकी लड़ाई लड़ने वाला फिर सदन में जाएगा और फिर इनके काले कारनामों के खिलाफ ठोक के बात करेगा। राहुल जी का अंतिम भाषण अगर आप देखें तो एक बात साफ है कि डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डरे हुए नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी का सामना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लाखों लोग राहुल गांधी के साथ चलने के लिए खड़े हैं। दूसरी यात्रा की भी घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द वो यात्रा भी चालू होगी और हिंदुस्तान देखेगा कि एक डरा हुआ प्रधानमंत्री कैसा होता है और भविष्य में बनने वाला निर्भीक और जनता का हितैषी प्रधानमंत्री कैसा होता है। और बड़ी बात ये हुई है हिंदुस्तान की राजनीति में कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल हैं, वो राहुल जी के नेतृत्व को स्वीकार भी कर चुके हैं और उनके साथ चलने के लिए खड़े हैं। जो टाइटल हुआ है इंडिया, वही एक टाइटल इन पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके रणनीतिकारों को पागल बना दिया है कि वो इंडिया शब्द का भी विरोध करने लग गए हैं।
जब मति भ्रम होता है तो लोग किसी भी चीज़ का विरोध करने खड़े हो जाते हैं। वही इस देश की राजनीति में हो रहा है कि अब जब भी जो भी कुछ नरेंद्र दामोदर मोदी करेंगे वो उनके खिलाफ ही जाने वाला है, क्योंकि उनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के इतने खुलकर जवाब देने के लिए। मेरा एक इस पूरी व्यवस्था के लिए एक टिप्पणी है कि प्रकाश शर्मा जी को मैं जब से जानता हूँ तो वो पीछे होके, चाहे वो साइंस कॉलेज की राजनीति हो, चाहे नगर निगम की राजनीति हो, चाहे मीडिया का काम हो, उन्होंने जितनी शिद्दत से किया है और लोगों को मंच उपलब्ध कराए हैं, अवसर दिया है। और इस परिवार ने डॉक्टर के रूप में उनके पिताश्री ने और उनके अनुज जो अभी भी इस व्यवस्था को चला रहे हैं, जो सेवाएं दी हैं वो वंदनीय हैं। और प्रकाश जी फ्रंट से पीछे रह के जो काम इस शहर में कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस शहर में हैं और मैं उन सब को प्रणाम करता हूं जो परोक्ष रूप से इस शहर की सेवाएं कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका जो एंकरिंग का जो मैंने देखा है वो मैं कह देना चाहता हूं कि पत्रकारिता में मैंने कुछ समय काम किया। अखिलेश मिश्र जी ने कहा था कि जब आप किसी का इंटरव्यू लें तो उसे अपमानित न करें, उसे किसी तरह का नीचा दिखाने की कोशिश न करें। आप पत्रकार हैं, आपको अंदर की बात को निकालने का काम दिया है, अपमानित नहीं करेंगे आप। वो पूरी अखिलेश मिश्र जी जैसे जीनियस पत्रकार की धारणा को आप कायम कर रहे हैं, उस तरह का आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे सतीश तिवारी जी, जिन्होंने शहर के विकास और समस्याओं पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और आमजन की समस्याओं से काफी द्रवित भी नजर आए। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।